नमस्कार। आज हम क्लास 12 के भूगोल विषय के अंतर्गत मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एग्जाम में आएगा क्या, एग्जाम में हमारे को किन किन पाठों से क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग के लिए ये सार्थक सिद्ध होगा। दोस्तों, हमारी जो स्टडी रहेगी वो ब्लूप्रिंट आधारित रहेगी, जिसमें प्रत्येक पाठ में से जो जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसी पैटर्न पर हम स्लाइड लेके आएंगे। जैसे ये जो पहला पाठ है आपका मानव भूगोल प्रकृति और विषय क्षेत्र, इस पाठ में से ऑब्जेक्टिव टाइप और अति लघुत्रात्मक जो क्वेश्चन है उनके ऑब्जेक्टिव टाइप भी बनाए जा सकते हैं। इस कारण मैंने मैक्सिमम वो क्वेश्चन जोड़ने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपकी एग्जाम में ये सफल करवाने में सिद्ध होंगे, सहायक रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। मानव भूगोल स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह एक परिभाषा है, यहां पर ध्यान रखना। स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, इसके बारे में कहा गया है। इसका आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट देके बताइए। स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन, ये एलन डी सैंपल के द्वारा कहा गया है। ये एलन सैंपल है, इन्होंने कहा कि मानव भूगोल है वो स्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील, क्योंकि स्थिर है पृथ्वी और क्रियाशील है मानव, तो ये जो संबंध है वो भी बदलते रहते हैं। तो ये किसने कहा? कुमारी एलन डी सैंपल ने कहा। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संश्लेषित संबंधों का अध्ययन है। यह यहां पर गौर करने वाली बात है। अभी आ रही थी अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, अब आ रहा है कि मानव समाज है और धरातल के बीच संश्लेषित जो संबंध हैं उनका अध्ययन किया जाता है। तो ये किसने कहा? तो आंसर दीजिए भाई। मेरी तरफ से आंसर है इसका रेट जेल। आंसर क्या है? रेट जेल। तो रेट जेल ने किसके बारे में कहा? आप एक एक शब्द पकड़ के चलिए। धरातल के बारे में। इन्होंने किसके बारे में कहा? क्रियाशील मानव। ठीक है, अगला चलते हैं। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल पृथ्वी और मनुष्य के अंतर संबंधों की एक नई संकल्पना प्रस्तुत करता है। यह कहा विडाल डी ला ब्लांस। देखो इसके बारे में यह नाम आ सकता है, विडाल डी ला ब्लांस, ये नाम है। तो इतना बड़ा नाम आते ही आप कंफ्यूज मत होना। ब्लांस ने किसके बारे में कहा? देखो परिभाषाएं तीनों मिलती जुलती हैं और एग्जाम में कंफर्म परिभाषा आएगी। तो ये जो ब्लांस महोदय हैं, ब्लांस महोदय ने कहा कि अंतर संबंध किसके? पृथ्वी और मनुष्य के। वहां क्रियाशील मानव था और दूसरे में धरातल था, और यहां पर क्या है? मनुष्य के अंतर संबंध। ठीक है, ये विडाल डी ब्लांस ने कहा। मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आंसर दीजिए भाई। मानव समाज एवं प्रकृति की प्रबल शक्तियों के मध्य की अन्योन्य क्रिया को क्या कहा जाता है? देखो यहां पर मैं एक बार थोड़ा सा, प्रकृति जहां प्रबल हो उससे कहा जाता है निश्चयवाद। अब इसमें अगले ने कंफ्यूज करने के लिए पर्यावरणीय निश्चयवाद जोड़ दिया, परंतु आपको ध्यान रखना है कि
प्रकृति जहां प्रबल होती है वो निश्चयवाद है, और जहां मानव प्रकृति को अपने अनुसार बदल लेता है वो संभववाद है, और जहां मानव प्रकृति के नियमों के अंतर्गत कार्य करते हुए कुछ अपने में परिवर्तन करता है, कुछ प्रकृति में परिवर्तन करता है, उसे नव निश्चयवाद कहते हैं, जिसे रुको व जाओ की संकल्पना भी कहा गया है। ये ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। अगला आंसर, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस तत्व को माता प्रकृति कहा जाता है? यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। माता प्रकृति, आंसर दीजिए सभी, एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर है आपका भौतिक पर्यावरण। क्या है? भौतिक पर्यावरण। क्योंकि माता प्रकृति यानी इसी से आगे के, माता यानी जन्म देती है, और भौतिक पर्यावरण ही सामाजिक पर्यावरण निर्माण करता है, राजनीतिक पर्यावरण निर्माण करता है। जैसी भौतिक परिस्थितियां उसमें रहने वाली समाजों का रहन सहन भी उसी के अनुसार होगा, और जैसा रहन सहन होगा, जैसा एजुकेशन होगी या और जो भी एनवायरमेंट होगा, उसी से प्रभावित राजनीतिक पर्यावरण होगा। ये देखो यहां आ गया, रुको और जाओ निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? आंसर दीजिए और वेरी मोस्ट लगा लीजिए भाई, वेरी मोस्ट लगा लीजिए। इसका आंसर है ग्रिफिथ टेलर। क्या आंसर है जी? ग्रिफिथ टेलर। नेक्स्ट, मानव भूगोल की कौन सी विचारधारा ने मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया? यह भी आपको जो विचारधाराएं हैं उनके बारे में क्वेश्चन आएगा। तो मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग आमूलवादी विचारधारा ने मार्क्स के जो सिद्धांत है उनको अपनाया। मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का प्रारंभ किस दशक से माना जाता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनाए जा सकते हैं। मानव भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का प्रारंभ किस दशक से माना जाता है? तो इसका आंसर है 1990 के दशक के। किसका आंसर क्या है? 1990 के दशक में। यह बहुत ही शानदार आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल में सम्मिलित नहीं है? यह भी आपको जो लास्ट में एक आपके सारणी दी हुई है उसी में से यह क्वेश्चन है, और यह पूछा जाता है कि मानव भूगोल की शाखा कौन सी है या नहीं है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, जलवायु भूगोल नहीं है, यह विज्ञान है भाई। भूगोल ये क्या है? विज्ञान है। यहां पर ऑप्शन दिया, और जलवायु विज्ञान जो है वो इसका हिस्सा नहीं है। किसका? मानव भूगोल का। देखो यहां पर एक बात ये ध्यान रखना, भूगोल है वो दो भागों में बंटी हुई है, एक है भौतिक भूगोल और एक है मानव भूगोल। मानव भूगोल वो है जिसमें मानव का हस्तक्षेप है, और भौतिक भूगोल वो है जो प्रकृति द्वारा प्रकृति का जो अध्ययन किया जाता है। तो यहां जलवायु भूगोल है वो भौतिक भूगोल का हिस्सा है। वैसे निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? बहुत ही शानदार के लिए, लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। देखो यहां पर ध्यान रखना, मानव बुद्धिमत्ता, ये तो आईक्यू लेवल है, ये तो खुद का है मानव का, तो इसमें पर्यावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया नहीं हुई। लोगों के अनुभव है वो खुद के पास है, और मानवीय भाईचारा है वो एक दूसरे के साथ है। जबकि जो टेक्नोलॉजी है वो कैसे आई? टेक्नोलॉजी आई एनवायरमेंट के अनुसार। एनवायरमेंट के अनुसार कैसे आई? जैसी प्रकृति थी, पर्यावरण थी, वहां पर लोगों ने जितनी संभावनाएं देखी उनके अनुसार स्किल के आधार पर टेक्नोलॉजी का विकास किया। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? यह बहुत शानदार क्वेश्चन है। मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय, मात्रात्मक क्रांति और स्थानिक संगठन, तो इसमें यह आता है आपका मात्रात्मक क्रांति है वो क्या है? मानव भूगोल का उपागम नहीं है। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। मानव भूगोल के अध्ययन
का सबसे महत्वपूर्ण दशक किसे माना जाता है? यानी मानव भूगोल ने सबसे ज्यादा प्रगति कौन से दशक में की? तो इसका आंसर है 1970। इसका आंसर क्या है? 1970। निम्नलिखित में से आर्थिक भूगोल का क्षेत्र नहीं है, यह भी उसी सारणी में से क्वेश्चन है भाई। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, कृषि है, कृषि से भी पैसा आता है, विपणन यानी व्यापार से, पर्यटन से, पर आवास जो है वो अधिवास भूगोल से संबंधित रखता है। तो ये जो है ये इसका आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सामाजिक भूगोल, चिकित्सा भूगोल, राजनीतिक, निर्वाचन, आर्थिक, विपणन, नगरीय, अवकाश भूगोल। यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। तो देखो, अवकाश भूगोल कुछ होता ही नहीं है, ये नहीं होता। तो इसमें क्या है? आर्थिक है तो विपणन आ रहा है, और राजनीतिक है तो निर्वाचन आ रहा है, सामाजिक भूगोल के अंतर्गत चिकित्सा भूगोल भी आती है। तो दोस्तों मैं एक बात और बता देता हूं, आप लोग यहां पर ये जरूर गौर करोगे कि जो क्वेश्चन है ये कॉपी में राइट डाउन करोगे और इनको याद करोगे। ऐसे देखने से इनके स्क्रीनशॉट लेकर आप जरूर इनको आगे याद कीजिए, जिससे एग्जाम में फायदा हो। मानव भूगोल के अध्ययन की कौन सी विचारधारा मानव जाति, प्रजाति, धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर देती है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मानव जाति, प्रजाति, और उसके बाद में क्या आता है? धर्म आधारित सामाजिक वर्गों पर जोर देती है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो देखो, ये जो है ये है व्यवहारवादी। क्या है? व्यवहारवादी है, वो मानव की जाति, प्रजाति, धर्म, इन पर जोर देती है। आर्थिक भूगोल का क्षेत्र है, यह भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। और आर्थिक भूगोल के क्षेत्र हैं वो देखो, संसाधन है तो पैसा आ रहा है, पर्यटन है तो भी पैसा आ रहा है, कृषि है तो भी पैसा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया उपयुक्त सभी। भूगोलवेत्ता की परिभाषा में संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है, वह है। थोड़ा सा लाइट जाने के कारण व्यवधान आया है, पर कोई दिक्कत नहीं है। निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ता की परिभाषा के संबंधों की गत्यात्मकता मुख्य शब्द है। ये देखो, ये शब्द अभी मैंने दिया था कि अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव। तो क्रियाशील का मतलब है, तो इसका मतलब क्या है? गत्यात्मकता यानी गति। और गति किस में पाई जा रही है? कुमारी शैंपुल, कुमारी डी शैंपुल के अनुसार अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव में। मानवतावादी, आमूलवादी, व्यवहारवादी विचारधाराओं की के उदय की जो समय सीमा है, वो समयावधि है, वो क्या है? तो 1970 का दशक। इसमें ये याद रखोगे, ये याद कर लेना। इसके अलावा निम्न में से कौन सी भूगोल की शाखा नहीं है? यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। भूगोल की शाखा नहीं है, पर्यावरण भूगोल। ये ध्यान रखना है भाई। अब लघुत्तरात्मक जो क्वेश्चन है, अति लघुत्तरात्मक वो क्वेश्चन है, उन पे चर्चा करते हैं। अभी हमने चर्चा की वो के वो क्वेश्चन फिर आ रहे हैं। रेस्टेल के अनुसार मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये परिभाषाएं तीनों याद करनी है आपको। मानव समाज और धरातल के बीच के संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषण का मतलब है एक साथ अध्ययन है, विश्लेषण का मतलब होता है अलग अलग करना। तो मानव समाज और धरातल के बीच, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। मानव का प्रकृतिकरण किसे कहते हैं? देखो दोस्तों, यहां पर एक शब्द ध्यान रखना, निश्चयवाद। निश्चयवाद से यहां तात्पर्य यह है कि मानव प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढाल ले और उसके आदेशों की पालना करे। जैसे आदि मानव ने अपने आप को प्रकृति के आदेशों के अनुसार ढाल लिया था, इसी को क्या कहते हैं? प्रकृतिकरण। यानी प्रकृति के अनुसार मानव अपने आप को ढाल लेता है, उसको क्या कहते हैं? मानव का प्रकृतिकरण। और ये किस से संबंधित है? तो ये निश्चयवाद से संबंधित है। और यदि ये आ जाए कि प्रकृति का मानवीकरण,
तो उसका जो है वो होता है संभववाद। क्या होता है जी? संभववाद। संभववाद के अनुसार प्रकृति को अपने अनुसार बदल ले। नोमोथेटिक क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नोमोथेटिक क्या है? नोमोथेटिक है, देखो नोमो का मतलब आप याद रखोगे अकॉर्डिंग टू रूल, यानी नियमबद्ध होना। बहुत ही शानदार है ये, नियमबद्ध होना। अनुकूलन क्या है? अनुकूलन देखो ये चीज है, जैसे आप कहीं पे रह रहे हो और मैं कहीं पे रह रहा हूं, या कहीं पे भी आप मान लो, यदि प्रकृति है वो विपरीत है और उसके अनुसार हम अपने आप को ढाल लें तो उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। क्योंकि अपने अस्तित्व को बचाने के लिए मानव को वातावरण के अनुसार परिवर्तित करना पड़ेगा और उसी को क्या कहते हैं? अनुकूलन। देखो इसमें लिखा हुआ है कि जब मानव वातावरण के अनुसार स्वयं अपने आप को परिवर्तित कर क्रियाशील होता है तो उसे क्या कहते हैं? अनुकूलन कहते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। नवनिश्चयवाद क्या है? देखो मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ये दोनों क्या था? जैसे मानव का प्रकृतिकरण हो गया निश्चयवाद, यानी प्रकृति के अनुसार मानव क्या है? अपने आप को ढाल लेता है, तो ये तो हो गया निश्चयवाद, यानी प्रकृति सर्वोपरि है, प्रबल है। और जहां मानव प्रबल है और प्रकृति को अपने अनुसार डाल ले उसको क्या कहते हैं? संभववाद। और यदि न तो प्रकृति पर विजय करता है प्राप्त, यानी प्रकृति को अपने अनुसार बदलता है, और न उसकी दासता स्वीकार करता है, जहां जरूरत हो वहां पर प्रकृति के साथ सहयोग करते हुए कुछ बदलाव कर ले, यानी प्रकृति के नियमों को न तोड़ते हुए कुछ बदलाव कर ले, उसे क्या कहते हैं? आधुनिक निश्चयवाद या नवनिश्चयवाद कहते हैं। इसको रुको एंड जाओ की संकल्पना भी कहते हैं। और ये एक बात और ध्यान देना, ये गेफी टेलर ने दी थी। देखो यहां पर लिखा हुआ है, न तो प्रकृति पर विजय प्राप्त करने और ना ही प्रकृति की दासता स्वीकार करने, अपितु प्रकृति के साथ सहयोग करने पर बल देती है। इसे आधुनिक निश्चयवाद और नवनिश्चयवाद कहा जाता है। अब आपको पूछा जाए भौतिक पर्यावरण के प्रमुख तत्व क्या क्या है? देखो जो भी आपको दिखाई देता है, भू आकृति यानी भूमि पर आकृति, पर्वत, पठार, मैदान, महासागर, कटक, जल में गर्त, ये जो दिखाई देते हैं ये भू आकृति है, ये भौतिक पर्यावरण है, यानी भौतिक भूगोल का हिस्सा है। जलवायु है, मृदा है, जल है, प्राकृतिक वनस्पति है, ये सब चीजें किसके अंतर्गत आती है? ये भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत आती है। सांस्कृतिक वातावरण वो है जो मानव के द्वारा तैयार किया गया, जैसे ये ग्रह नहीं है, ये घर है, ठीक है ना, ये गृह ये है, घर, गांव, नगर, सड़कें, उद्योग, खेत, पतन, रेल आदि जो चीजें हैं ये सब मानव द्वारा निर्मित है और उनको सांस्कृतिक वातावरण कहते हैं। मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है? ये ध्यान रखना, किसी भी एक की परिभाषा लिख दीजिए, यदि परिभाषा नहीं लिखते हो तो यहां पर ध्यान रखना, भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी भौतिक पर्यावरण और मानव जनित, भौतिक पर्यावरण में मानव जनित जो सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, मानव ने जो क्रियाएं की है उनका अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में स्थानिक संगठन उपागम का उपयोग किस अवधि में हुआ? यह बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। क्या है? मानव भूगोल में स्थानिक संगठन उपागम का उपयोग किस अवधि में हुआ? तो 1950 के दशक में। देखो दशक क्या होता है? 1950 से लेकर 1960, ये एक दशक हो गया। 1960 से लेकर 1970, तो ये है 1950 के दशक में लास्ट में, और अंत से 1960 के दशक के अंत तक लगभग 10 वर्ष का ही पीरियड ये रहा। तो 1950 से 60 तक, तो ये ध्यान रखना, स्थानिक संगठन उपागम। अब ये भी ध्यान रखना, मानव भूगोल की रेडिकल विचारधारा में किस विद्वान ने सिद्धांत का उपयोग किया? ये आपको ध्यान रखना है। रेडिकल विचारधारा या आमूलवादी, ये दोनों एक ही बात है। रेडिकल या आमूलवादी। अभी हम चर्चा करके हैं मार्क्स के सिद्धांतों का उपयोग किया, निर्धनता के कारण बंधन और सामाजिक असमानता की व्याख्या की। इसमें कहा गया
कि निर्धनता के कारण आदमी क्या होता है, बंधन में आ जाता है, वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, और सामाजिक असमानता भी आती है, क्योंकि एक वर्ग है वो बहुत आगे बढ़ चुका होता है और एक वर्ग के पास क्या होते हैं, संसाधन सीमित होते हैं। राजनीतिक भूगोल के दो क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो देखो एक तो है सैन्य भूगोल और एक है निर्वाचन भूगोल। देखो ध्यान रखना, राजनीति का ही संबंध होता है निर्वाचन से, पहली बात ये तो है। और सेना है वो राजनीतिक रूप से ही जो सीमांकन किया होता है उसी के अंतर्गत ये सैन्य भूगोल कार्य करता है। तो सैन्य भूगोल और निर्वाचन भूगोल। रेड जेल के अनुसार दी गई मानव भूगोल की परिभाषा में किस पर जोर दिया गया है, तो संश्लेषण पर जोर दिया गया है। और यहां पर यदि संश्लेषण, और एक बात ध्यान रखना, धरातल के साथ संबंध, ये ध्यान रख लेना। उसमें क्रियाशील मानव है, इसमें धरातल है, और उसमें क्या है आपका संश्लेषित अध्ययन भी आता है। उसमें किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर पर सूचक क्या होता है, सांस्कृतिक विकास का सूचक होता है टेक्नोलॉजी। संस्कृति का मतलब मानव निर्मित जो भी है, और उसमें टेक्नोलॉजी जितनी विकसित होगी, इसका मतलब उसका स्तर उतना ही ऊपर होगा। सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना किस प्रकार होती है, मानवीय क्रियाएं सांस्कृतिक भूदृश्यों की रचना करती है, क्योंकि संस्कृति, मैं फिर बोल रहा हूं, संस्कृति है वो मानव द्वारा निर्मित होती है। संस्कृति का मतलब है रहन सहन, जो भी आपने निर्माण कार्य किए वो, ये सब चीजें आती है, तो ये मानव की क्रियाएं हैं। उपनिवेश युग में मानव भूगोल में किस उपागम का प्रयोग किया गया, तो ये ध्यान रखना, आरंभिक उपनिवेश युग में अन्वेषण का मतलब होता है, देखो उपनिवेश थे ना, तो मानव भूगोल ने क्या किया, अन्वेषण और वितरण। अन्वेषण का मतलब है खोज, और वितरण का मतलब है कि कहां कहां क्या क्या चीजें, इनका क्या किया, अध्ययन किया, यानी इस उपागम का उपयोग किया। बाद में आया प्रादेशिक विश्लेषण। देखो आरंभिक उपनिवेश में तो खोज की और वितरण का पता किया, कहां क्या चीज है, मानव का वितरण भी कितना है और संसाधनों का वितरण कितना है। और उत्तर उपनिवेश युग में प्रादेशिक विश्लेषण किया। प्रादेशिक विश्लेषण क्या है, सीमाओं का ज्ञान किया, कहां तक कौन है। 1930 से 1960 के दशक में मानव भूगोल में कौन कौन से फागन प्रयोग में लाए गए, तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है क्या, तो यहां पर ये जो है ये शब्द है उपागम। हाँ, तो उपागम देखो क्षेत्रीय विभेदन और स्थानिक संगठन, ये यहां पर हमने अभी पढ़ा था। क्षेत्रीय विभेदन, क्षेत्रों का क्या है, विभेदन करना, और स्थानिक संगठन, कौन कौन से संगठन है उनका अध्ययन का उपागमों का प्रयोग किया गया। मानव और वातावरण के मध्य कटुता कब उत्पन्न हुई, उद्योग क्रांति के पश्चात हुई। ये जो औद्योगिक क्रांति आई ना, औद्योगिक क्रांति में मानव ने क्या किया, प्रकृति में अपने स्वार्थ के लिए आमूल चूल परिवर्तन किया, और उसी का परिणाम हमारे को भोगना पड़ा, क्योंकि इससे ही पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण से कई तरीके के जो प्रकृति या पारिस्थितिकी असंतुलन की घटनाएं हो रही हैं। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, तो देखो मैंने पहले बताया था और अब मैं फिर बता रहा हूं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक का मतलब है जो प्रकृति द्वारा निर्मित है, और मानव है कि प्रकृति में जो मानवीय हस्तक्षेप से जो भी शाखाएं बनी वो। पृथ्वी के दो प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो भौतिक घटक और जैविक घटक। भौतिक घटक तो वो हैं जो प्रकृति में पहले से हैं, और जैविक घटक वो हैं कि उनके बाद में जो जीव हैं। तो दो मुख्य घटक है, भौतिक घटक और जैविक घटक। मानव भूगोल की मानवतावादी विचारधारा से क्या तात्पर्य, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मानव भूगोल की कल्याणपरक या मानवतावादी विचारधारा का संबंध प्रमुख रूप से किससे है भाई, मानव के सामाजिक कल्याण के विभिन्न पक्षों से है। यानी कल्याण, सामाजिक कल्याण, मानव का क्या होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए, उसको आवास मिले, स्वास्थ्य मिले, शिक्षा, ऐसे पक्षों को इसमें अध्ययन में शामिल किया जाता है। तो मानवतावादी का मतलब विचार कल्याणपरक है, और कल्याण कब होगा, जब उसके आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, तो ये इसमें शामिल किए जाते हैं।
मानव भूगोल की व्यवहारवादी विचारधारा किन किन तत्वों पर बल देती है भाई? तो व्यवहारवादी विचारधारा है वो प्रत्यक्ष अनुभव के साथ साथ मानव जातीय, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक् कालबोध पर बल देती है। ये ध्यान रखना, व्यवहारवादी विचारधारा में हमने पहले पढ़ा था कि मानवीय जाति, प्रजाति, प्रजाति क्या होती है? जो आदमियों कई बनावट होती है, हर क्षेत्र विशेष के लोगों में एक शारीरिक विशेषता पाई जाती है, उसी के आधार पर क्या है? प्रजातियां बनती है। वो धर्म आदि पर आधारित सामाजिक संवर्गों के दिक् काल बोध पर अधिक बल देती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो क्लास है ये काफी सहायक सिद्ध होगी, और यदि ये सहायक सिद्ध होती है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ जो भूगोल पढ़ रहे हैं उन सभी के साथ शेयर करना। उम्मीद है कि आपके रिजल्ट में ये काफी कारगर सिद्ध होगी। आर्थिक भूगोल के ऊपर क्षेत्रों के उप क्षेत्र, ऊपर नहीं है ये उप क्षेत्र है, के नाम बताइए। तो देखो, संसाधन भूगोल, पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, उद्योग भूगोल, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सब में देख लो पैसा आ रहा है। अर्थ का मतलब पैसा आ रहा है। तो संसाधन भूगोल, संसाधन भूगोल के बाद में पर्यटन भूगोल, कृषि भूगोल, विपणन भूगोल, उद्योग भूगोल और अंतरराष्ट्रीय व्यापार भूगोल। तो दोस्तों आज का वीडियो है वो पहले अध्याय का था, इतना ही है। आप वीडियो में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कल फिर 8 बजे जो शाम को क्लास होगी वो आपके पास रेगुलर आती रही। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग लगातार मेरे साथ बने रहे। उम्मीद है कि आप को यह क्लास फायदा देगी।